बच्चों अभी क्या करना है, इस लेक्चर में पूरा चैप्टर नंबर 8 रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 8 का एड्रेस कोई बता सकता है क्या? चैप्टर 8 कौन सी चीज का है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो दिस चैप्टर 8 इज डेडिकेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। सही है, डिविडेंड के ऊपर बेस है पूरा चैप्टर, बराबर। इसका एड्रेस बताओ, कहां से लेके कहां तक सेक्शंस कवर करता है? इसके पहले का चैप्टर 88 से 122 था, चैप्टर नंबर 7 बहुत बड़ा चैप्टर था। चैप्टर 8 बहुत छोटा चैप्टर है, स्टार्ट होता है 123 से और खत्म होता है 127 पे, राइट। एक एक करके हम लोग सेक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 123 बता रहा हूं। 123 टॉक्स अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। किसकी बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता है, सही है। अच्छा, ये सेक्शन 123 क्या बोलता है एग्जैक्टली, ध्यान से सुनना, ओके। तो बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ये सेक्शन क्या बोलता है? बहुत इजी। पहले ना आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, उसके आंसर करो। डिविडेंड के दो टाइप्स बताओ पेमेंट के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से हम लोग डिविडेंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है वो जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, ठीक है। वो डिविडेंड जो एजीएम में शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। और अगर सपोज दो एजीएम के बीच में, एजीएम में हो रहा है मतलब फाइनल डिविडेंड है, दो एजीएम के बीच में अगर किसी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, दिस इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड, सही है। दोनों में और मेजर डिफरेंस क्या है? इंटरिम डिविडेंड जो है वो क्लियरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉल होता है। वो अपने हिसाब से शेयर होल्डर्स को बोलेंगे कि हमें इंटरिम डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। बट फाइनल डिविडेंड में पहले बोर्ड मीटिंग होता है, उसके बाद में उसको अप्रूव किया जाता है, शेयर होल्डर्स हाँ बोलने के बाद में फाइनल डिविडेंड जो है वो दिया जाता है, सही है। अब ना बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछे, ठीक है। जैसे कि क्या, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो दो तीन खास बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी अगर आपको डिविडेंड देना है तो आपको प्रॉफिट होना जरूरी है। अगर आपका लॉस होता है करंट ईयर में तो भी आप डिविडेंड दे सकते हो, पहले के प्रॉफिट से आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले काफी सालों में लॉस था, चालू साल में प्रॉफिट है, आपको सब एडजस्ट करके चेक करना है नेट नेट प्रॉफिट है क्या। अगर नेट नेट प्रॉफिट है तो ही आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और, एक और चीज क्या है, जब भी आप डिविडेंड दोगे आपको और क्या करना है, आपको डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करना है। बगैर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस किए हुए आप डिविडेंड को बांट नहीं सकते। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करो, डेप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट कम होगा, उतने रेड्यूस्ड अमाउंट पे ही आप अब डिविडेंड बांट सकते हो। सो दिस इज मैंडेटरी, सही है, ये करना जरूरी है। एक और चीज थोड़ा क्लियर कर रहा हूं, कंपनी नोशनल प्रॉफिट को यूज करके डिविडेंड नहीं बांट सकती है। एग्जाम्पल इसमें आ सकता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसलिए ये रिवीजन में भी बता रहा हूं। रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस यूज करके कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती है, रेस्ट्रिक्शन है। क्योंकि रीवैल्यूएशन रिजर्व है, कंपनी को पैसा मिला ही नहीं है। कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ एसेट का अमाउंट बढ़ा रही है और दूसरे साइड लाइबिलिटी साइड रिजर्व क्रिएट कर रही है। वो रिजर्व से कंपनी को पैसा मिला ही नहीं है, उसको यूज नहीं कर सकते हो आप डिविडेंड बांटने के लिए, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट जनरली यूज नहीं करना है, जो रेगुलर आपके बिजनेस का प्रॉफिट है उसी को यूज करो फॉर द पर्पस ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है। अच्छा, इसमें मैं आपको कुछ चीजें और याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको कौन से पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। एक और पॉइंट था कि जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से डायरेक्टली डिविडेंड बांट सकते हैं या प्रॉफिट को पहले रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व, ठीक है, और वहां से डिविडेंड बांट सकते हैं। बताओ दोनों में से कौन सा पॉसिबल है? डायरेक्टली प्रॉफिट से डिविडेंड बांट सकते हैं क्या? Yes, it is not compulsory for the companies to transfer profit amount into reserve. उसको रिजर्व में जमा करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली बांटो चाहे रिजर्व में ट्रांसफर करके बांटो, वन एंड द सेम, ठीक है। ये किसकी मर्जी ये करना है नहीं करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, करेक्ट। ये छोटे पॉइंट पे एग्जाम में क्वेश्चन है, कंपलसरी नहीं है, उनकी मर्जी है, उन पे छोड़ दिया गया है। इट इज नॉट मैंडेटरी नाउ टू ट्रांसफर द प्रॉफिट अमाउंट इनटू द रिजर्व, राइट। अच्छा, उसके अलावा बच्चों मैं आपको कुछ चीजें और याद दिला रहा हूं, कुछ सिचुएशंस यहां क्रिएट कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद बताना है डिविडेंड बांटने पे रेस्ट्रिक्शन होगा या नहीं होगा, करेक्ट। सपोज ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 एंड दिस इज नाउ योर ईयर 4, ठीक है। अभी हमारा फोर्थ ईयर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में कंपनी को सपोज प्रॉफिट हुआ था 10 करोड़ का, सेकंड ईयर में 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, थर्ड ईयर में 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, फोर्थ ईयर में 40 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। बताओ यहां पे कंपनी को डिविडेंड बांटना है, क्या डिविडेंड बांट सकती है? हाँ या ना? यस। क्या चेक करके बोल रहे हो? हर साल प्रॉफिट हो रहा है,
तो हर साल प्रॉफिट है तो लॉस का तो कुछ झंझट ही नहीं है। तो ऐसे में कंपनी जो हाईली प्रॉफिट मेकिंग है, हर साल प्रॉफिट कमा रही है, वो तो बिल्कुल आराम से डिविडेंड बांट सकते हैं, जितना मर्जी बांट सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, पूरा अमाउंट भी दे सकते हैं। प्रॉफिट पे पूरा हक किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। पूरा आप दे सकते हो, एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन ईयर। ठीक है, अच्छा एक और केस यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। सपोज इमेजिन करो ईयर 1 में प्रॉफिट था 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, ईयर 2 में प्रॉफिट है 30 करोड़ का, फिर से प्रॉफिट है। सपोज इस साल लॉस हो गया आपका। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सिचुएशन इजी करते हैं। सपोज ये तीनों साल में लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। अब बोलो, अब डिविडेंड बांटने की इच्छा है, बांट सकते हैं क्या? रीजन बताओ क्यों नहीं? प्रॉफिट एडजस्ट करके भी लॉस हो रहा है। चालू साल में भले प्रॉफिट हुआ 40 करोड़ का, बट इट इज नॉट सफिशिएंट टू सेट ऑफ द लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर्स। पहले के 3 साल का जमा किया लॉस कितना है? 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो गया? 60 करोड़। 60 करोड़ और करंट ईयर का प्रॉफिट 40 करोड़, उसको एडजस्ट करने के बाद में भी लॉस आ रहा है, तो लॉस से तो आप डिविडेंड बांट ही नहीं सकते। तो यहाँ डिविडेंड बांटना गलत होगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा एक और सिचुएशन बताओ। अब यहाँ पे सपोज ये 40 करोड़ की जगह से 140 करोड़ लिख रहा हूं। अब बताओ, अब आपका क्या बोलना है? 140 करोड़ का प्रॉफिट करंट ईयर में हुआ है, पहले के लॉसेस को एडजस्ट करके भी सफिशिएंट प्रॉफिट बचता है क्या? यस। ऐसे में कंपनी बहुत आराम से डिविडेंड बांट सकती है, एब्सोल्युटली कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, यह रेस्ट्रिक्शन क्यों नहीं, मैं आपको वो भी बता दूं। यहाँ कंपनी का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव मतलब पहले क्या था? लॉस। अब लॉस से कहाँ आ गई? प्रॉफिट में। तो अगर कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, मतलब इसके दिन आगे अच्छे जाने वाले हैं। तो ऐसे में ये कंपनी बिंदास डिविडेंड बांट सकती है। देयर इज एब्सोल्युटली नो रेस्ट्रिक्शन हियर। क्यों? क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में है, ट्रेंड इज बिकमिंग पॉजिटिव। जब ट्रेंड पॉजिटिव होता है उसको रोको मत, बिंदास डिविडेंड बांटने दो। सही है? अच्छा, नाउ लेट मी रिवर्स दिस सिचुएशन। ठीक है, अब आपका क्या बोलना है ये आप लोग बताना। ऑल राइट बच्चों, अभी देखो यहाँ पे सपोज से कंपनी है, पहले 3 साल में प्रॉफिट हुआ, चौथे साल में लॉस हो रहा है। चौथे साल में सपोज 40 करोड़ का लॉस हुआ है। अब बताओ आपका क्या बोलना है? पहले देख लो अच्छे से, डिविडेंड दे सकते हैं क्या? पहले ये क्वेश्चन का आंसर करो। डिविडेंड दे सकते हैं, क्यों? पहले 3 साल का प्रॉफिट 60 करोड़ का था, चालू साल का लॉस 40 करोड़ का है। इसको एडजस्ट करने के बाद में प्रॉफिट नेट नेट बच रहा है 20 करोड़ का। देना है तो दे सकती है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट बोलता है कि देखो, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉफिट से लॉस में आ गए, मतलब आपका ट्रेंड निगेटिव हो रहा है। बहुत अच्छी कंपनी है, पहले थी, बट अभी लॉस में आ गई अचानक, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है कंपनी के साथ। करेक्ट? तो अभी ट्रेंड देखो, ट्रेंड पॉजिटिव नहीं, ट्रेंड निगेटिव है। व्हाई इज द ट्रेंड निगेटिव? बिकॉज अर्लियर इट वाज इन प्रॉफिट, नाउ दिस कंपनी इज इनटू लॉसेस। ठीक है, तो प्रॉफिट से लॉस में अगर ये कंपनी आती है, तो ये कंपनी को क्या बोला जाता है? आप डिविडेंड बांटो, बट आप पे कुछ कंडीशंस होंगे, वो कंडीशंस का कंप्लायंस अगर आप करोगे तो ही आप डिविडेंड बांट सकते हो। कौन से कंडीशंस का कंप्लायंस करना है? वेरी सिंपल, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है कि आपको डिविडेंड बांटने पे रेस्ट्रिक्शन होगा। पिछले 3 साल में अगर आपने डिविडेंड बांटा है तो उसका परसेंटेज देखो, उसका एवरेज रेट चेक करो। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड आप नहीं बांट सकते। अगर कंपनी ने पिछले तीनों भी साल में डिविडेंड बांटा है, सपोज यहाँ 10% बांटा है, यहाँ पे 12% बांटा है और यहाँ 15% बांटा है, अगर पिछले तीनों भी साल में डिविडेंड बांटा है, इसका एवरेज लेना है। एवरेज लेके आपको वो नंबर पे रेस्ट्रिक्ट करना है, मतलब ये साल में डिविडेंड बांट सकती है, बट वो पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं। सही है? ये रूल कब एप्लीकेबल होगा? हाँ, अगर ट्रेंड निगेटिव हो रहा है तो, और प्लस पिछले तीनों साल में डिविडेंड बांटा है तो ये एवरेज निकालने आएगा। कोई एक पर्टिकुलर ईयर में अगर डिविडेंड नहीं दिया है तो हम लोग एवरेज निकाल ही नहीं सकते बच्चों। समझ में आया क्या? दिस रेस्ट्रिक्शन शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड इन ऑल द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 3 साल का नंबर है तो ही एवरेज निकलेगा, खत्म। अगर सपोज ये साल में डिविडेंड बांटा नहीं है तो ये रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, कितना भी बांटो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। समझा? ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन बच्चों ये है कि जब भी कंपनी ऐसा कुछ करेगी तो कंपनी को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे बेसिकली जो डिविडेंड जो बांटा गया है, इट मस्ट नॉट बी मोर देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, जो भी बैलेंस बच गया है रिजर्व में, वो कितना होना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस अगर आप कंप्लाई करते हो तो आप डिविडेंड बांट सकते हो। ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों है? क्योंकि ट्रेंड निगेटिव हो रहा है, प्रॉफिट से लॉस में आ गई। सिचुएशन समझो तो आपको ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इट इज वेरी लॉजिकल। लर्न करते मत बैठो, क्या क्या लर्न करोगे। सही है, ये पॉइंट मैंने आपको भी क्लियर किया। अच्छा, सेम पॉइंट बच्चों इंटरिम डिविडेंड से जुड़ा हुआ भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी अगेन व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? अभी बताया
दो एजीएम के बीच में जो डिविडेंड बांटा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। करेक्ट। तो बच्चों इंटरिम डिविडेंड के मैं आपको दो केसेस बता रहा हूँ, दो तीन केसेस बताऊंगा, ठीक है? ओके, सो अगर सपोज इमेजिन करो Q1, Q2, Q3, अगर कंपनी को हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, बताओ कोई रेस्ट्रिक्शन होगा क्या? नहीं, प्रॉफिट में है, कोई रोक टोक नहीं होगा, प्रॉफिट में है तो आप बिंदास बांटो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट ये प्रॉफिट को भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले के लॉसेस अगर है इन केस, वो एडजस्ट करके ये प्रॉफिट का नंबर चेक करना है, हमेशा एडजस्टमेंट करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ एक्यूमुलेटेड लॉस है 100 करोड़ का, तो भूल जाओ, डिविडेंड बांट ही नहीं सकते। क्यों? पहले का लॉस और अभी का प्रॉफिट सेट ऑफ करके भी लॉस हो रहा है। सही है? तो करंट ईयर में प्रॉफिट अगर है तो पहले के भी प्रॉफिट्स अगर है तो ही आप ये कर सकते हो। पहले के लॉसेस तो एडजस्ट पहले करना पड़ेगा आपको, प्लस सॉरी डेप्रिसिएशन को भी आपको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी सिंपल सिचुएशन। अगर पहले प्रॉफिट्स है तो बिंदास बांटो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अच्छा, सपोज इमेजिन करो मैं इसको चेंज करता हूं, Q1 में लॉस था और बाकी दो क्वार्टर्स में प्रॉफिट है। अब बताओ, अब प्रॉब्लम है क्या? आपको क्या करना है? अगर इंटरम डिविडेंड बांटना है तो आप पहले चेक करो आपको पूरे चालू साल में प्रॉफिट है लॉस है। पहले पूरे पूरे क्वार्टर्स का आप हिसाब चेक करो। फर्स्ट क्वार्टर में 10 करोड़ का लॉस था, बाकी दो क्वार्टर्स में प्रॉफिट है, तो ये सब एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद भी प्रॉफिट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज द कंपनी इज नेट नेट इन प्रॉफिट टिल दी क्वार्टर एंड। ये Q3 के एंड तक प्रॉफिट में टोटल, सही है? ठीक है, तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, अगर सपोज मैं सिचुएशन को और चेंज करूं, सपोज मैं बोलूं यहाँ पे कि कंपनी को 30 करोड़ का लॉस हुआ और 10 करोड़ का लॉस हुआ और सिर्फ 20 करोड़ का Q2 में प्रॉफिट हुआ। अब बताओ सिचुएशन क्या है? नेट नेट प्रॉफिट है साल के एंड तक या लॉस है? लॉस है, ठीक है? तो अगर कंपनी लॉस में है, इनको अभी जिद आई है डिविडेंड बांटना है, बांट सकती है क्या? नहीं, डायरेक्टली क्यों बोलना है? पहले का प्रॉफिट हो सकता है ना, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में पहले पूछो सर पहले का प्रॉफिट है लॉस है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। करेक्ट? बताओ अभी लॉस है क्या? अभी ये साल में लॉस है क्या? यस, कितने का लॉस है? 20 करोड़ का लॉस है। कंपनी को बहुत फोर्स कर रही कंपनी कि हमें डिविडेंड बांटना ही है, सपोज कंपनी की बहुत इच्छा है डिविडेंड बांटने की। ऐसे में कंपनी को क्या बोलना है? पहले चेक करो आपका पहले का प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है तो उसको यूज करो, एडजस्ट करो। अगर अभी भी प्रॉफिट बच रहा है बिल्कुल बांट सकते हो, बट यहाँ पे अब रेस्ट्रिक्शन होगा। वाई? आपको आंसर करना है, रेस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? ट्रेंड निगेटिव हो गया, पहले प्रॉफिट था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अब लॉस में आ गए आप। तो ऐसे में आप पे रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का रेट ऑफ डिविडेंड का एवरेज निकालो, उससे ज्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। कितना इजी है, सेम वही स्टोरी, बराबर? अच्छा बच्चों, इंटरम डिविडेंड क्या एजीएम के पहले भी दिया जा सकता है? कभी भी दो, बट एजीएम के दिन अगर आप कुछ करते हो दैट इज क्लियरली फाइनल डिविडेंड। सही है? एजीएम के पहले जो भी आपको करना आप करो, दैट इज एक्चुअली कवर्ड अंडर इंटरिम डिविडेंड। बट अगर एजीएम के दिन कुछ हो रहा है वो फाइनल डिविडेंड होगा। सही है? अच्छा, अगर आपको कल का डिस्कशन अपना और याद है, प्लीज बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जब भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड डिक्लेरेशन से कितने दिन में उनको अलग एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिविडेंड का पैसा सेपरेटली जमा करना पड़ेगा? 5 दिन में। कौन से बैंक अकाउंट में? शेड्यूल बैंक में। शेड्यूल बैंक में अलग से अकाउंट बनाओ, उसमें सिर्फ डिविडेंड का पैसा जमा करना है। अलग से डिविडेंड का पैसा क्यों जमा करना है? कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको डेडिकेटेड एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है, उसमें डिविडेंड का पैसा जमा करो, मिक्स मत करो उसको रेगुलर अकाउंट में। सही है? ठीक है? अच्छा बच्चों, इसमें और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि डिविडेंड कैसे पे करना है। कैन यू टेल मी डिविडेंड कैसे पे कर सकते हैं? कैश में चलेगा, चेक से चलेगा, डिविडेंड वारंट से चलेगा, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लो। सबसे बेस्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर लो। सही है? अच्छा बच्चों, एक चीज और, मैंने आपको कल एक अलग सेक्शन में बताया था, 127 पनिशमेंट का सेक्शन है, उसमें मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था। डिविडेंड वारंट अगर कंपनी देती है, कंपनी को भेजना इंपॉर्टेंट है या लोगों को मिलना इंपॉर्टेंट है? डिविडेंड वारंट भेजना इंपॉर्टेंट है। सही है? अच्छा, डिविडेंड किसको किसको पे किया जा सकता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को, ठीक है? या फिर टू ऑर्डर। टू ऑर्डर क्या होता है? मेरे को डिविडेंड मिलना था, मैं कंपनी को बोल रहा हूँ मेरी जगह किसी और को दे दो, ठीक है? या फिर नंबर 3 हो सकता है क्या कि मैं डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे रहा हूँ और डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा जमा हो रहा है। सही है? ठीक है? अच्छा, निधि कंपनी के केस में क्या होता है? अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया और 30 डेज में मेंबर को पे नहीं किया तो वो मेंबर के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा कंपलसरी, निधि कंपनी के लिए। इतना सिंपल पॉइंट है, ठीक है? यहाँ कौन सा सेक्शन खत्म हो गया? 123, सबसे बड़ा सेक्शन यही था, ठीक है? नेक्स्ट सेक्शन इज 124। ओके, 124 कौन सी चीज की बात करता है? वेरी सिंपल, आपको इसका टाइमलाइन अगर पता है तो एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है?
अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। बच्चों अभी मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कोई कंपनी को फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना है, उसका टाइमलाइन क्या होता है? हम लोग पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? टाइमलाइन मतलब पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, सीक्वेंस से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाएंगे। सही है? बताओ, अगर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पहले क्या होगा? वेरी गुड, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बोर्ड मीटिंग होता है। इसमें लोग क्या करते हैं? रेकमेंड करते हैं। रेकमेंड करना मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये फाइनल नहीं कर रहे हैं। फाइनल डिविडेंड फाइनल कौन करता है? शेयर होल्डर्स, ठीक है? अच्छा, फाइनल डिविडेंड को फाइनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको फाइनल कौन करता है? शेयर होल्डर्स। सही है, दैट इज द रीजन। ओके, अच्छा बच्चों एक चीज और बता रहा हूं, देखो यहाँ पे पहले इनका रिकमेंडेशन होगा, इनकी बोर्ड मीटिंग में रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद शेयर होल्डर्स क्या करेंगे बताओ? शेयर होल्डर्स एजीएम में इसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव कैसे करेंगे? ओवर पास करके। अगर ओवर पास हो गया तो मतलब शेयर होल्डर्स ने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है? इसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स ने अपना कंसेंट दिया है, या वो एग्री कर रहे हैं, या वो डिक्लेयर कर रहे हैं, या सेकंड कर रहे हैं। सब वर्ड का मीनिंग सेम ही है, ठीक है? अगर शेयर होल्डर्स ने हाँ बोल दिया, ओवर पास हो चुका है, अब ये कंपनी पे बन गई लाइबिलिटी। नाउ दिस इज लाइबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द कंपनी, पे करना ही पड़ेगा। अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब आप नहीं बोल सकते नहीं नहीं हम नहीं गए। आपके पास टाइम है डिविडेंड को कैंसिल करने का। कब तक? एजीएम के पहले तक। एजीएम में अगर वो सब कुछ हो गया फाइनलाइज, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, ठीक है? आपके पास टाइम था, कब तक? शेयर होल्डर्स ने हाँ बोला उसके पहले तक आपके पास टाइम था। अब आप इसको मना नहीं कर सकते हो। नाउ दिस इज लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। अगर ये लाइबिलिटी है तो कंपनी को पे करना होगा। अब कंपनी को क्या करना है बताओ? एजीएम जिस दिन होता है, जिस दिन ये डिक्लेयर हो चुका है, ओवर पास हो चुका है, वहां से आपको, यहां से ओवर जब पास हो, वहां से 5 डेज में क्या करना है? 5 डेज में एक अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओ, ठीक है? सेपरेट बैंक अकाउंट बना के क्या करना है? पूरा डिविडेंड का पैसा इसमें जमा करो। सब वो सेपरेट बैंक अकाउंट में कंपनी ने 100 करोड़ रुपीस जमा किए, क्योंकि इतना इनको डिविडेंड डिक्लेयर करना है। 100 करोड़ का क्या है? डिविडेंड का अमाउंट है। कंपनी ने पूरा 100 करोड़ जमा कर दिया इसमें। अब क्या होगा? अब है ना, प्रॉब्लम यहाँ कहाँ आएगा? बहुत बार कंपनी पैसा देती तो है, बट शेयर होल्डर को पैसा मिलता नहीं है। मल्टीपल रीजन कुड बी देयर। कंपनी ने चेक दिया, वो चेक शेयर होल्डर ने जमा ही नहीं किया, या फिर शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, या फिर एनी अदर रीजन कुड बी देयर। कंपनी ने डिविडेंड वारंट भेजा, उसको मिला नहीं डिविडेंड वारंट, ठीक है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं बच्चों। ये सारे मल्टीपल रीजंस की वजह से बहुत बार कंपनी डिविडेंड दे तो रही है, बट ये पैसा किसको नहीं मिल रहा है? शेयर होल्डर को नहीं मिल रहा है। सही है? अच्छा, एज ए रूल आपने 5 दिन में जमा कर दिया, बट आपको डिक्लेरेशन से कितने दिन में ये अकाउंट में लोगों के जमा करना है? राइट, वेरी गुड। तो मतलब जिस दिन आपका एजीएम हुआ था, ठीक है, जिस दिन आपका, एक सेकंड, दिस इज फोर्थ पॉइंट, राइट? सो जिस दिन आपका एजीएम हुआ था, एजीएम में फाइनल हो गया, ठीक है? तो ये यहाँ से फाइनल होने से आपको क्या करना है? आपको 30 डेज में ये पे करना है। 30 डेज में आपको ये पेमेंट करना है, ठीक है? अपने एग्जाम्पल में कंपनी ने कितने रुपए का जमा किया था? 100 करोड़ का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, प्रॉब्लम हो सकता है क्या? 100 करोड़ में से सिर्फ 90 करोड़ ही लोगों को मिला, 10 करोड़ क्यों नहीं मिला? अभी बताया, मल्टीपल रीजंस, ठीक है? जैसे कि अकाउंट क्लोज हो चुका है, चेक बराबर से क्लियर नहीं हुआ, चेक फट गया, कहीं खो गया, मल्टीपल रीजंस कुड बी देयर बच्चों, राइट? अब ज्यादा सोचना नहीं इस पे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे में क्या करना है? ऐसे में कंपनीज एक्ट बोलता है कि जो पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं मिला, अपने एग्जाम्पल में कितना अमाउंट नहीं मिला? 10 करोड़। तो 10 करोड़ को हम लोग जमा करेंगे अलग से अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। कितना अमाउंट जमा कर रहा है? 10 करोड़, ठीक है? अच्छा, 10 करोड़ जो हमने एक अलग सेपरेट अकाउंट में जमा किया, इसका क्या करना है? ये कितने दिन में जमा करना है? चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। 30 दिन तो आपको रुकना है, 30 दिन तो लगेगा पेमेंट करने के लिए। 30 दिन हो गए और अभी तक लोगों को पैसा बराबर से नहीं मिला है, मतलब कोई रीजन की वजह से, तो आपको क्या करना है? ये जो भी बचा कुछ बैलेंस है, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट में जमा करो। अनपेड क्यों? क्योंकि वो पैसा मिला नहीं अभी तक उनको, या फिर उन्होंने बराबर से क्लेम नहीं किया, ठीक है? तो ये 10 करोड़ अमाउंट क्या करना है? 10 करोड़ सेपरेट अकाउंट में क्रिएट करना है। ये अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर अंदर। 30 दिन तक रुक जाओ, 30 दिन के बाद में 7 डेज के अंदर अंदर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने इसमें देरी की तो आप 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा। इजी, राइट? अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये 10 करोड़ का अमाउंट जो है, इसका आप क्या करना है? कंपनी क्या करेगी पता है? कंपनी को एक चीज और करना है, कंपनी को लोगों को रिमाइंड करना है, जागो ग्राहक जागो, डिविडेंड का पैसा लेके जाओ, आपने अभी तक क्लेम नहीं किया, ठीक है? राइट, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपना वेबसाइट जो होता है ना कंपनी का, वो वेबसाइट पे लिस्ट बनाती है कि इतने लोगों का अभी तक क्लेम किया नहीं उन्होंने पैसा, ये नाम है, ये एड्रेस है, इतना पैसा आपको क्लेम करना चाहिए, आप कर सकते हो, हमारे पास आके आप पैसा मांग सकते हो। ये लिस्ट बनाओ, कितने दिन में?
90 डेज कहां से? वो 7 डेज, वही जब से वो अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट आपने बनाया ना, आपको वहां से 90 डेज के अंदर वेबसाइट पे पुट करना है। सही है। अच्छा बच्चों, अभी इसमें बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स को लेट रियलाइज होता है कि डिविडेंड का पैसा क्लेम करना बाकी है। तो ना शेयर होल्डर्स को बोला जाता है, हमने जिस दिन अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट बनाया, वहां से आपके पास टोटल 7 साल का टाइम है। 7 साल के अंदर आप कंपनी के पास आ सकते हो और पैसा लेके जा सकते हो। बट अगर 7 साल तक शेयर होल्डर की नींद नहीं खुली तो क्या होगा? ये अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट 7 साल तक कंपनी को संभालना है। 7 साल तक अगर शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं किया तो अब ये पूरा पैसा जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में। क्या क्या जमा होगा? ना ही सिर्फ डिविडेंड का पैसा, बल्कि उस पर इंटरेस्ट भी एक्रू रहेगा 7 साल में, वो भी जाएगा। शेयर्स जो है, जो 7 साल तक जिसका डिविडेंड उन्होंने क्लेम नहीं किया, वो भी जमा कर दो आईपीएफ अकाउंट में। क्लियर? पक्का? कौन सा सेक्शन से क्या है? 124, 123 का था डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 124 अनपेड ऑब्लिक अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है। अच्छा 125 इससे ही जुड़ा हुआ है, आईपीएफ का सेक्शन है। कितना लिंक है, सिस्टमैटिकली पूरा अरेंज किया है। ठीक है। सो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। अच्छा लेट मी आस्क सिंपल क्वेश्चंस, फिर हम लोग चार्ट चेक करेंगे। बराबर। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट। बच्चों ये बहुत बड़ा फंड होता है। बहुत बड़ा फंड क्यों होता है? इंडिया में जितने भी कंपनीज हैं जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और लोगों ने वो डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, वो पूरा पैसा ये एक ही अकाउंट में जमा हो रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज फंड। ठीक है। ये फंड को संभालने वाला होल एंड सोल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बताए? ये फंड को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी बनाती है। ठीक है। अथॉरिटी में टोटल कितने लोग होते हैं? इफ यू कैन रिकॉल कल का डिस्कशन, टोटल 9 लोग होंगे। 9 लोग कैसे? एक चेयरपर्सन होगा, दूसरा होगा सीईओ, और तीसरा, और मैक्सिमम 7 लोगों को अपॉइंट किया जाता है। ये टीम बन गया अथॉरिटी का। अथॉरिटी का काम क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से फंड्स को मैनेज करना। और इनको ये काम करने के लिए पैसा कौन देती है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होता है। सही है। इनको फंड मैनेज करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करती है। बट इनके काम पे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं कि इन्होंने अपना काम बराबर से नहीं किया है, ईमानदारी से नहीं किया है। ठीक है। आपको पता है इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इनका काम कौन चेक करेगा? राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कुछ अथॉरिटी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे इनका काम चेक करने के लिए आ जाएगी सी एंड एजी। सी एंड एजी कौन है? कॉम्प्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और बच्चों मैंने बताया था आपको कल, इन्होंने बहुत सारे स्कैम्स को सामने प्रेजेंट किया है, कितने घोटाले हो रहे हैं। कोल इंडिया में स्कैम हुआ था, 2G का स्कैम हुआ था, सब यही पूरा खुंदेल खुंदेल के लाते हैं सामने। सही है। तो सीएजी का बहुत अच्छा काम होता है। सीएजी ऑडिट रिपोर्ट बनाती है। इनके काम का एक अलग से ऑडिट रिपोर्ट बनता है। ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है। सिर्फ इतना नहीं, अथॉरिटी को अलग से एनुअल रिपोर्ट बनाना पड़ता है। अथॉरिटी का एनुअल रिपोर्ट, सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट, दोनों को प्रेजेंट करो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने। फॉर्मेलिटी होता है, साइन करते हैं उस पर। सही है। अच्छा फ्यू क्वेश्चंस मोर आई वांट टू आस्क। आईपीएफ का पैसा कहां कहां से आता है? एक अंदाजा, कल का डिस्कशन। आप सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से पैसा डोनेट करती है, ग्रांट्स का पैसा आता है, और एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिफंड करना चाहिए ओल्ड सब्सक्रिप्शन में, कंपनी रिफंड करने की कोशिश कर रही है, बट लोगों का अकाउंट क्लोज हो गया, बैंक अकाउंट, डिबेंचर हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है। बोनस शेयर्स में कभी कभी फ्रैक्शनल शेयर्स आ जाते हैं। तो ये सारे चीजों का पैसा आईपीएफ में जमा हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डिस्गॉर्जमेंट का कल एक पॉइंट बताया था। डिस्गॉर्जमेंट क्या होता है? कोई पर्सन अगर पर्सोनेशन कर रहा है तो उसको डिस्गॉर्ज कर लो सिक्योरिटी। डिस्गॉर्ज करना मतलब उससे वो चीज जब्त कर लो, और वो पूरा पैसा कहां जाएगा? आईपीएफ में जाएगा। सही है। तो आईपीएफ में बहुत सारा अमाउंट जमा होते जाएगा। करेक्ट। आईपीएफ में बैंकिंग कंपनीज के भी अलग से सेक्शंस के थ्रू वो जमा होता है। प्लस आईपीएफ में पुराने एक्ट के जो प्रोविजंस थे, 1956 वाले एक्ट, 1999 में अमेंडमेंट आया था, वो सारे सेक्शंस का भी पैसा यहाँ जमा होता है। सही है। तो बहुत ज्यादा पैसा आईपीएफ में जमा हो रहा है। ये सारा पैसा अथॉरिटी संभालती है। अच्छा पैसों को करना क्या है? किसी की 7 साल के बाद नींद खुल गई तो 7 साल के बाद में अब कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब किसके पास जाएगा? वो अथॉरिटी के पास जाएगा पैसा क्लेम करने के लिए। सही है। अच्छा बहुत बार है ना लोग क्लास एक्शन सूट फाइल करते हैं। ठीक है। सेक्शन 37 में और सेक्शन 245 में क्लास एक्शन सूट के बारे में लिखा हुआ है। क्लास एक्शन सूट मतलब एक साथ बहुत सारे लोग जाके कंप्लेन कर रहे हैं, उनका जो खर्चा हुआ है वो यहां से वो क्लेम कर सकता है। एग्री पार्टी डिस्गॉर्जमेंट के केस में वो भी पैसा क्लेम कर सकता है। हाँ। और हम लोग क्या कर सकते हैं?
इन्वेस्टर को एजुकेट और प्रोटेक्ट करने के लिए पैसा यूज कर सकते हैं, और भी मल्टीपल पर्पसेस है. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 125. चार्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब बता दिया, हर चीज बता दिया, राइट. 125 इज अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. ऑल राइट बच्चों, लास्ट दो छोटे से सेक्शंस है, 126 एंड 127. 127 पनिशमेंट का है. 126 थोड़ा याद दिला रहा हूं आपको, हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे. वो डिविडेंड 30 डेज में देना पड़ेगा, उसकी पनिशमेंट वो 127 में लिखा है. ठीक है बच्चों, एक चीज और आपको थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. जनरली जो भी चैप्टर हम लोग सीखते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लू टू रिमेंबर अ सेक्शन. सुनो अच्छे से. जनरली जो भी हम लोग चैप्टर सीखते हैं ना, उसमें एंड वाला सेक्शन पनिशमेंट का होता है. ठीक है, ऐसा हर चैप्टर में एप्लीकेबल नहीं है, बट मैं आपको उसका लॉजिक पूछता हूं, अगर आप लॉजिक बता सकोगे तो बहुत अच्छा है. ठीक है, ये चैप्टर की शुरुआत कौन से सेक्शन से हुई थी? 123. 123 से स्टार्ट हुआ था और खत्म कहां हो रहा है? 127 पे. ऐसा क्यों है कि 127 में पनिशमेंट लिखा है और उसके पहले के कोई सेक्शन में क्यों नहीं लिखा पनिशमेंट के बारे में? हाँ, पहले पूरे प्रोविजंस को बता दो, उसके बाद बोलो ये प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया तो क्या पनिशमेंट होगा. पहले कोई पनिशमेंट थोड़ा ना बताता है. सही है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल डील कैसे करता है, बेसिकली पहले पूरे प्रोविजंस बता दो, समझा दो ऐसा करना है. अगर नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा एंड में बताते हैं. सही है, कि पहले डराना है लोगों को कि भाई पनिशमेंट है. भाई कौन सी चीज का पनिशमेंट है वो तो बता, हमने क्या नहीं किया तो ये पनिशमेंट लगेगा वो तो बताओ. इसलिए पहले हमेशा सेक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है, एंड में पनिशमेंट का सेक्शन आता है. सेम कहां बताऊंगा पता है? चार्जेस नाम के चैप्टर में. ठीक है, चार्जेस नाम का एक चैप्टर है, बहुत छोटा सा है, 77 से 87 पे आता है वो. चार्जेस इज चैप्टर 6. थोड़ा हजम कर लो ये चीज को, थोड़ा लंबा सांस ले लो और धीरे धीरे सांस को छोड़ो. बताओ 88 से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था? चैप्टर 7. तो चैप्टर 6 खत्म कहां होगा? 87 पे खत्म होगा. चैप्टर 6 का एड्रेस है 77 टू 87. जब चैप्टर 6 सिखाऊंगा तब आपको ये सेम चीज वापस बताने वाला हूं कि चैप्टर 6 में पूरे सेक्शंस पहले उन्होंने एक्सप्लेन कर दिए, फिर एंड में बोला 87 में कि अगर आपने चैप्टर 6 के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए तो 87 में पनिशमेंट लिखा है. सेम यहाँ पे भी हुई है. करेक्ट. 127 पनिशमेंट का है, 126 का है, ध्यान से सुनना. सेक्शन 126 आसान भाषा में ये बोलता है कि कभी कभी आपको शेयर से जुड़े हुए राइट्स को पेंडिंग रखना पड़ेगा. ठीक है, शेयर से जुड़े हुए क्या राइट्स होते हैं? एक डिविडेंड होता है. ठीक है, दूसरा बोनस मिलता है. डिविडेंड मिल रहा है, बोनस भी मिल सकता है ना, कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया तो. अगर कंपनी ने राइट शेयर्स डिक्लेयर किए तो राइट शेयर्स का भी हमें बेसिकली बेनिफिट मिल सकता है. ये सारे बेनिफिट्स जो शेयर्स से जुड़े हुए हैं इसको पेंडिंग रखो. क्यों पेंडिंग रखना है? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नाउ लेट मी एक्सप्लेन. सपोज ए नाम का एक पर्सन है, उसने बी नाम के एक पर्सन को शेयर्स ट्रांसफर किए. ठीक है बच्चों, फिजिकली जब शेयर्स ट्रांसफर करता है तो क्या करना पड़ता है? इन दोनों को एक डीड बनाना पड़ता है और डीड कंपनी को भेजना पड़ता है. डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट भी भेजना पड़ता है. सही है. ए ने क्या किया? डीड कंपनी को सबमिट कर दिया, शेयर सर्टिफिकेट भी कंपनी को दे दिया. अब कंपनी का क्या काम था? ए का नाम हटा के बी का नाम लिखना चाहिए रजिस्टर में. कंपनी ने अभी तक किया नहीं है, मतलब अभी तक ए का नाम हट के बी का नाम एंटर ही नहीं हुआ रजिस्टर में, अभी भी किसका नाम दिख रहा है? ए का ही नाम दिख रहा है. प्रॉब्लम क्या बताएं? मीनवाइल जब तक बी का नाम आए उसके पहले कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया. अब क्या होगा? झगड़ा होगा. क्यों झगड़ा होगा यार बी के बीच में? बी बोलेगा यार मैंने तेरे को पूरे शेयर्स के पैसे दे दिए, वो कंपनी ने मेरा नाम अभी तक लिखा नहीं है, तेरे को डिविडेंड मिल रहा है, ये गलत बात होगी. अगर एक खुद से कंपनी को बोलता है प्लीज डिविडेंड मेरे को मत दो, मेरे ऑर्डर को दे दो, बहुत अच्छी बात है, झगड़ा यही सॉल्व हो गया. बट अगर ए ऐसा कुछ नहीं बोलता है तो बी और ए का झगड़ा कोर्ट में जाएगा और इसको हम लोग पेंडिंग रखेंगे. कंपनी को बोला जाता है कि आप किसी को भी डिविडेंड मत दो. अच्छा, ए और बी में से किसी को भी डिविडेंड नहीं मिल रहा क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिविडेंड का पैसा कहां जमा होगा? अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट. 124 में जो देखा था, मैटर को सॉल्व होने दो एक बार आराम से. ठीक है, इसको बोलते हैं ये सब अबियंस में रखना. अबियंस मतलब पेंडिंग रखो, टेम्पररी पर्पस के लिए पेंडिंग रखो. करेक्ट. सेम बोनस शेयर्स के लिए, राइट शेयर्स के लिए भी वही करना है आपको. इजी है. विद सेक्शन 126 खत्म. ठीक है, लास्ट एक सेक्शन है बच्चों 127. 127 सेक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद में 30 दिन में पे करना है. अगर कंपनी ने डिविडेंड वारंट दे दिए, भेज दिए, बट लोगों को 30 दिन के बाद मिला है, 30 दिन के अंदर भेज दिया है बट मिला है 30 दिन के बाद, तो ये कंपनी की गलती नहीं मानी जाएगी. क्यों? क्योंकि भेजना इंपॉर्टेंट है, मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है. गेटिंग द पॉइंट?
ठीक है। अच्छा, कंपनी ने अगर बैंक अकाउंट में जमा कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, सही है। अच्छा बच्चों, ये डिक्लेरेशन वाला पॉइंट जो है ना, इसमें मैं आपको एक चीज और याद दिला रहा हूँ, अगर बराबर से नहीं किया तो पनिशमेंट है, ठीक है। पनिशमेंट कंपनी को कितना है, इफ यू कैन रिमेंबर कल का पॉइंट, कंपनी को जेल छोड़ना होगा, डायरेक्टर्स को, हाँ डायरेक्टर्स को 2 साल का जेल है, राइट, और 1000 रुपीज पर डे का फाइन है, वेरी गुड। डायरेक्टर को 2 साल का जेल है, 1000 रुपीज पर डे का फाइन है। कंपनी को क्या होगा, कंपनी ने, अगर कंपनी ने लेट डिविडेंड दिया, इसका इंटरप्रिटेशन क्या पता है, आप शेयर होल्डर का पैसा खुद यूज कर रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना है 18% पर एनम, इजी का। अच्छा बच्चों, कोई और अगर रीजन की वजह से कंपनी लेट डिविडेंड देती है तो उसको कभी कभी एग्जामिशन मिल सकता है, बेसिकली उसको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। कंपनी को पनिशमेंट कब लागू नहीं होगा, जेन्युइन रीजन है जिसके वजह से कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर पा रही है टाइम पे, जैसे कि से प्रमोटर का डेथ हो गया, ठीक है, या फिर से सीएस का डेथ हो गया, सीएफओ का डेथ हो गया, इंपॉर्टेंट पर्सन का डेथ हो गया, और कंपनी रीजन बोल रही है, और अगर सपोज ये जस्टिफाइबल रीजन लगता है तो वो एक्सक्यूज भी बिल्कुल कर सकती है, सही है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे क्या है, बहुत बार क्या होता है, कंपनी डिविडेंड पे कर रही है बट एक शेयर होल्डर आके नाटक कर रहा है, बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को ये तरीके से डिविडेंड चाहिए, मेरे को सिर्फ चेक से चाहिए, कंपनी ने सबको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में दे दिया, एक शेयर होल्डर बोल रहा है मेरे को सिर्फ चेक ही चलेगा, मैं और कुछ मोड लूंगा ही नहीं। ऐसे में कंपनी बोलेंगे भाई साहब आपकी इच्छा हम पूरी नहीं कर सकते, तो बोलो मत कि कंपनी ने डिविडेंड बराबर पे नहीं किया, सही है। ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं बच्चों जहां पे कंपनी की गलती नहीं होगी, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ वाला एक पॉइंट था, ठीक है, और भी कुछ रीजन कंपनी बना सकती है, तो ये सारे जगह पे कंपनी को एक्सक्यूज किया जाएगा और उनको पनिशमेंट नहीं एप्लीकेबल होगा, बराबर, ठीक है। विल जस्ट चेक दिस पॉइंट फ्रॉम द मॉडल वंस, ठीक है, एक बार मैं आपको यहां से बताता हूँ, मॉडल में बहुत सही चार्ट बनाया हुआ है इसका, ठीक है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, तो पूरा ही रिविजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना सब कुछ हमने रिवाइज किया बच्चों अभी। हाँ, डिस्प्यूट रिगार्डिंग राइट टू रिसीव डिविडेंड, डिस्प्यूट मतलब अभी बताया 126 में झगड़ा हो रहा है ए और बी में, तो क्या होगा, कंपनी देगी ना डिविडेंड, बोलो मत कंपनी ने डिविडेंड बराबर नहीं दिया, ठीक है, या फिर डिविडेंड का पैसा कंपनी ने लॉफुली एडजस्ट कर लिया है, लॉफुली एडजस्ट मतलब कुछ पैसा उससे आना बाकी था, तो कंपनी ने बोला डिविडेंड तेरे को नहीं मिलेगा क्योंकि तेरे से ही पैसा आना बाकी है, वो एडजस्ट कर लिया, चलेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, यहाँ एग्जाम्पशन मिल जाएगा उनको, सही है, वेरी वेरी सिंपल। ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे रिवीजन खत्म होता है चैप्टर नंबर 7 का, चैप्टर 7 का नाम, सॉरी चैप्टर 8 का, चैप्टर 8 का नाम पेमेंट एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ऑलराइट।